गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपको आज के क्लास का नोट्स दिया गया था असाइनमेंट वाले सेक्शन में ऐप में जो वीडियो के पहले असाइनमेंट का सेक्शन है, अगर आप वो खोलिएगा तो आपको आज के क्लास का उसमें नोट्स दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में। तो आप उसको पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद आज का क्लास समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जाने कि ग्लास प्रिज्म क्या है। ग्लास प्रिज्म आप स्कूल में देखे होंगे, क्लास 7th 8th में ही, 7th में ही आपको जब पढ़ाया गया होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो उस वक्त आपको ग्लास प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट स्कूल में करवाया जाता है। तो ग्लास प्रिज्म क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब देखने से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। इस तरीके का होता है ग्लास प्रिज्म। आप देखिए, इसमें आगे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे ही पीछे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए, आगे एक ट्रायंगल, पीछे दूसरा ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, और अगर इसको मिला दें तो नीचे एक रेक्टेंगल। तो 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है ग्लास प्रिज्म का। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म के बारे में लिखे हैं कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, देखने से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। ये ग्लास प्रिज्म आप पढ़े हैं क्लास 7th में। अब देखिए कि ये सब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक बात जाने, जो 7th में पढ़े हैं उसमें बताया जाता है कि अगर ग्लास प्रिज्म है, इससे अगर आप सनलाइट पास करवाइएगा, सनलाइट जिसको कि व्हाइट लाइट भी कहते हैं, तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। ये 7 रंगों में टूट जाएगा। 7 रंग विबग्योर इसमें टूट जाएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करता है, इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। बोले कि जब सनलाइट को आप ग्लास प्रिज्म से पास करवाइएगा तो वो 7 रंगों में टूटेगा। 7 रंगों में टूटने को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये हुआ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और 7 रंगों के बैंड को अगर आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करिएगा तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंगों के बैंड को अगर आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कीजिएगा तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, आप देखिए कि वो कलर लेस डेविएटेड होता है। और ज्यादा डेविएट कौन किया है? जैसे इसको जाना चाहिए, ऐसे चला गया, ऐसे ज्यादा डेविएट कौन किया है? तो जिसका वेवलेंथ कम है। जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा वो लेस डेविएट करेगा, सॉरी, जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा डेविएट करेगा। डेविएट ये ज्यादा किया है वॉयलेट वाला, और जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो लेस डेविएट करेगा। मतलब इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन देखिए ये लेस डेविएट किया है और ये मोर डेविएट किया है। जिसका वेवलेंथ कम होगा वो मोर डेविएट करेगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो लेस डेविएट करेगा। अभी कुछ 11th में पढ़ने वाला बात नहीं बताया, ये सब बेसिक है, मतलब बचपन में सुनना था कि ग्लास प्रिज्म है,
सनलाइट जब पास किए ग्लास प्रिज्म से, 7 रंगों में टूटा, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहें। 7 रंगों के बैंड को स्क्रीन पे ऑब्टेन किए तो उसको स्पेक्ट्रम बोले। 7 रंगों में जिस रंग का वेवलेंथ ज्यादा है वो लेस डेविएट करेगा, और जिस रंग का वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डेविएट करेगा। अब देखिए, ये तो स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। अब कुछ और बात आप समझिए। जितना भी दुनिया में एलिमेंट है, केमिस्ट्री का बात करिए, जितना भी दुनिया में एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितना भी दुनिया में एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम। जितना भी दुनिया में एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे जितना भी दुनिया में ह्यूमन बीइंग है, सबका अपना फिंगरप्रिंट है। आप अपने फिंगरप्रिंट को अगर आप किसी पेपर पे लीजिए और दुनिया के किसी भी आदमी के फिंगरप्रिंट से आप उसको मैच करवाइए तो वो मैच नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है एक दूसरे के इंडिविजुअल का। उसी प्रकार से जितना भी दुनिया में एलिमेंट है, सब एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होता है, सब एलिमेंट का डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। जैसे किसी 2 इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, उसी प्रकार से किसी 2 एलिमेंट का स्पेक्ट्रम भी मैच नहीं करता है। हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होता है। अगर कोई एमएससी करता है केमिस्ट्री से तो उसका केमिस्ट्री का 1500 नंबर का एग्जाम होता है, 1500 मार्क्स का। और 1500 मार्क्स में 100 मार्क्स का एक पेपर पढ़ना होता है एमएससी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें ये एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को डील किया जाता है। बताएं कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम है। कोई एलिमेंट का स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करता है। इट इज मेन आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उसका ये मेन आइडेंटिटी है। जैसे आपका मेन आइडेंटिटी आपका थंब इंप्रेशन या कोई भी फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है, तो उसी प्रकार से किसी एलिमेंट का आइडेंटिटी उसका अपना स्पेक्ट्रम है जो कि किसी से मैच नहीं करता है। आप देखते हैं कि होता है कि फलाने जगह कहीं खुदाई हुआ तो खुदाई में एक पत्थर मिला, तो पत्थर में बता दिया जाता है कि इसमें ये मेटल है, ये मेटल है या ये नॉन मेटल है। तो किस आधार पर बताया जाता है? उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जाता है। पत्थर को किसी प्रकार से वेपर बना के उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जाता है, और जितना भी नॉन एलिमेंट है सबके स्पेक्ट्रम से उसको मैच करवाया जाता है। अगर स्पेक्ट्रम जिससे जिससे मैच किया तो बोल दिया जाता है उसमें ये एलिमेंट है। और अगर मान लीजिए कि कोई नया प्रकार का आया उसमें स्पेक्ट्रम, तो वो नया प्रकार का एलिमेंट का खोज हो जाता है। तो दिमाग में रखेंगे कि जैसे अगर कोई ग्लास है, ग्लास अगर आप उठाइए या कोई और उठाए या कोई और उठाए, 2-3 आदमी उठाए, तो 2-3 आदमी का फिंगरप्रिंट उस पे आ जाता है ग्लास पे। फिंगरप्रिंट चेक करने वाला बता देगा कि हाँ इसमें इतना लोग का फिंगरप्रिंट है। अब उसके बाद फिंगरप्रिंट अगर मैच करवाया जाए तो पता चल जाएगा कि हाँ इसको ग्लास को उठाने में कौन कौन लोग शामिल था। तो जैसे हम लोगों का पहचान, किसी इंडिविजुअल का पहचान फिंगरप्रिंट इंप्रेशन से हो सकता है, उसी प्रकार से एलिमेंट का पहचान उसके स्पेक्ट्रम से हो सकता है। हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होता है। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोले कि जो स्पेक्ट्रम है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम।
एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए किसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मान लीजिए कि ग्लास प्रिज्म है, उस पे आप लाइट पास करवाएं किसी सोर्स से ऑब्टेन करते हुए। बोले कि ग्लास प्रिज्म है, उस पे आप लाइट पास करवाएं, जो लाइट कहां से आ रहा है, तो किसी सोर्स से आ रहा है, किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, उसको आप पास करवाएं ग्लास प्रिज्म पे। सोर्स का मतलब एक तो सन हो सकता है, सोर्स का मतलब कोई बल्ब हो सकता है जिससे कि लाइट निकल रहा हो, सोर्स का मतलब कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले ले, इसमें कोई गैस रख दें, इसमें कोई गैस रख दें लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे। तो किसी गैस को अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में रखिएगा लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, तो उससे भी लाइट निकलेगा। तो सोर्स ये भी हो सकता है। सोर्स हो सकता है when an object is heated at high temperature। अगर कोई ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दीजिएगा तो उससे भी लाइट निकलेगा। तो कोई भी सोर्स से अगर लाइट निकला और उस लाइट को डायरेक्ट आप प्रिज्म पे पास करवा दिए, मतलब सोर्स से लाइट निकला डायरेक्ट गिर रहा है प्रिज्म पे, उसके बाद वो कलर्स में टूट रहा है, डिफरेंट कलर्स में टूट रहा है, और उसके स्पेक्ट्रम को आप ऑब्टेन कर रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा उसको बोल देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या हुआ कि व्हेन लाइट फ्रॉम सोर्स आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है, जब गिरेगा कहां पे, तो ग्लास प्रिज्म पे। जब लाइट फ्रॉम सोर्स गिरेगा कहां पे, तो ग्लास प्रिज्म पे, तो वो कुछ कलर्स में टूटेगा। उसके कलर को अगर आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जो नोट्स डाला गया था असाइनमेंट वाले सेक्शन में, उसमें कहीं कहीं पे 2-3 जगहों पे एरर है हल्का फुल्का, मतलब कहीं पर एक आध वर्ड ज्यादा लिखा गया है, तो वो सब आज करेक्ट करके डाल दिया गया है आपके ऐप में। तो एक बार उसको मैच कर लीजिएगा अगर लिख लिए होंगे तो खैर बताएं कि अगर सोर्स से लाइट निकला उसको डायरेक्ट प्रिज्म पे पास करवा दिया गया, जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ उसको बोल देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर मान लीजिए कि कोई सोर्स से लाइट निकला और उसको डायरेक्ट प्रिज्म पे नहीं पास करवाया जा रहा है, पहले उसको किसी सॉल्यूशन से पास करवा दिया जा रहा है, या किसी सब्सटेंस के वेपर से पास करवा दिया जा रहा है, और इसके बाद जो लाइट निकल रहा है इसको प्रिज्म पे गिराया जा रहा है, और इसके बाद जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम लोगों को इमिशन स्पेक्ट्रम से मतलब है, हम लोग को इमिशन स्पेक्ट्रम जानना है, लेकिन खैर बता दिए कि स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। इमिशन हुआ कि सोर्स से रेडिएशन निकला डायरेक्ट प्रिज्म पे गिरा, जो स्पेक्ट्रम बना वो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर सोर्स से रेडिएशन निकला डायरेक्ट प्रिज्म पे नहीं गिर रहा है, पहले किसी सॉल्यूशन से पास करवा रहे हैं या किसी चीज के वेपर से पास करवा रहे हैं, और उसके बाद जो लाइट निकल रहा है तब उसको पास करवा रहे हैं प्रिज्म से, तब स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे बताते हैं। जैसा कि आपको भी बताया कि हम लोग को पढ़ना है इमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। बोले कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है जो हम लोग को पढ़ना है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं
जिसमें वन कलर मर्जेज इनटू अदर, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज कर गया हो। जैसे आप इंद्रधनुष अगर देखे होंगे रेनबो, तो उसमें अगर एक कलर है तो शुरुआत में वो कलर एकदम डार्क होता है, धीरे धीरे फेड कर जाता है और उसी में दूसरा कलर घुस के चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक कलर है, फिर एक डार्क लाइन है, फिर दूसरा कलर है, फिर एक डार्क लाइन है, फिर तीसरा कलर है, फिर एक डार्क लाइन है, फिर चौथा कलर है। इस तरीके का नहीं होता है इंद्रधनुष। ये नहीं कि दो कलर एकदम डार्क लाइन से सेपरेटेड हो, ऐसा नहीं होता है। एक कलर दूसरे कलर में मर्ज किया हुआ होता है। एक कलर खत्म हुआ ही नहीं होता है कि ताकि दूसरा कलर उसी में शुरू हो जाता है, ये खत्म हुआ ही नहीं होता है, तीसरा कलर उसी में शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज कर गया हो। ये कैसे फॉर्म होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? अगर सोर्स हो सनलाइट, जब सनलाइट को पास करवाइएगा प्रिज्म से, तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब सोर्स हो सनलाइट, सनलाइट को डायरेक्ट पास करवा दीजिएगा प्रिज्म पे, तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हम लोग को मेन मतलब है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से। कहता है कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब लीजिए, अगर डिस्चार्ज ट्यूब लीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर दीजिए लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर दीजिए लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, इससे अगर लाइट बाहर निकले और उसको आप पास करवा दीजिए प्रिज्म से, ये जब स्पेक्ट्रम बनाएगा तो ये बनाएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये बनाएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में दो कलर डार्क लाइन से सेपरेटेड होता है, तो इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट का अगर वेपर रखें, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, तो उस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जो हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। आपको बताएं कि जैसे आपका फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता है, उसी प्रकार से हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करता है। तो कोई भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। एग्जाम में आपको एक एलिमेंट के स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो डेफिनेशन लिखा जाता है कि जब हाइड्रोजन गैस रख दें डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, तो एक ब्लू कलर का लाइट बाहर निकलता है, ब्लूइश लाइट बाहर निकलता है। उसको जब प्रिज्म पे गिराकर और स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाएगा तो उस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह दिया जाएगा। उस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह दिया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन होता है, डिफरेंट वेवलेंथ वाला। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन होता है, डिफरेंट वेवलेंथ वाला। तो ये कैसे हो गया डिफरेंट लाइन, डिफरेंट वेवलेंथ वाला? हाइड्रोजन में तो, हाइड्रोजन के एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन कहां से आ गया? डिफरेंट वेवलेंथ वाला। ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये तो आएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो आपको लिखना होगा कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन गैस भरे लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, तो ब्लू कलर का लाइट बाहर निकलेगा। उस ब्लू कलर के लाइट को अगर प्रिज्म पे गिरा के स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेंगे तो उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन होता है, डिफरेंट वेवलेंथ वाला। फिर बोले कि क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन एटम तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कहां से आ गया? अलग अलग लाइन कहां से आ गया? अलग अलग वेवलेंथ वाला।
तो अब इस बात का आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिएगा, कहता है कि जब आप हाइड्रोजन गैस रखें, जब आप हाइड्रोजन गैस रखें डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे, तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम तो होगा नहीं, इसमें हाइड्रोजन का तो बहुत सारा एटम होगा। और जब इसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो सब हाइड्रोजन का एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सब हाइड्रोजन का एटम बराबर रूप से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सब अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लीजिए कि किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहला ऑर्बिट से पांचवा ऑर्बिट में चला गया, कोई दूसरा एटम है उसका भी इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से पांचवा ऑर्बिट में चला गया, और भी कोई एटम है उसमें भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से पांचवा ऑर्बिट में चला गया। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वहां वो अनस्टेबल होगा, फिर वो अपने एनर्जी को लॉस करके जहां था फिर से वहीं आ जाएगा। अब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेप में आ जाए, हो सकता है कि पहले ये चौथा में आए और तब ये चौथा से पहला में आए, हो सकता है कि पहले ये तीसरा में आए और तब ये तीसरा से पहला में आए। तो अलग अलग एटम में ये अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकता है। आप जानते हैं कि किसी भी केस में अगर आपको वेवलेंथ निकालना होता है तो ट्रांजिशन सीरीज पढ़ाने समय आपको पढ़ाया गया है कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अगर ये पांचवा से पहला पे गिर रहा है, आप वेवलेंथ निकालिएगा तो वेवलेंथ जो आएगा, अगर ये पांचवा से चौथा पे गिर रहा है फिर चौथा से पहला पे गिर रहा है, आप वेवलेंथ निकालिएगा तो अलग अलग आएगा। तो चूंकि अलग अलग एटम में अलग अलग रूप से ट्रांजिशन हो सकता है, इसीलिए डिफरेंट लाइन मिलता है डिफरेंट वेवलेंथ वाला। ये आपको क्वेश्चन और इसका आंसर असाइनमेंट में मिल जाएगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बोला गया था। इसके बाद फिर एक डेफिनेशन मिलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि दुनिया में जितना भी प्रकार का रेडिएशन है, अगर उसको एक निश्चित क्रम में सजा दिया गया, बढ़ते हुए वेवलेंथ पे या घटते हुए वेवलेंथ पे, किसी भी एक निश्चित क्रम में सजा दिया गया, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, इस तरीके से, तो एक निश्चित ऑर्डर में अगर सजा दिया गया तो जो वो अरेंजमेंट दिख रहा है वो अरेंजमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको फिर बता दें, पिछले क्लास में अगर आप नोट्स उतारे होंगे तो थोड़ा सा उसको मैच कर लीजिएगा, फिर से थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दिया गया है, एक दो वर्ड, और उसके बाद फिर आपका आज का क्लास आपको देखना है। फिर आप ये जान जाइए कि अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे वो आज अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आखिरी टॉपिक अब इसका बताने जा रहे हैं जो कि नोट्स में नहीं है, आपको लिखना होगा। कॉपी पर लिखिए नोट्स। नोट्स क्या है तो लिखेंगे इसमें नोड लिख लीजिएगा। नोड क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर probability of finding electron is 0। जान जाइए, नोड पे चर्चा आपको ग्रेजुएशन में ज्यादा करना है। यहां आप 11th में है तो थोड़ा बहुत बात आपको जानना है कि नोड ऑर्बिटल के ही अंदर एक ऐसा स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जैसे कोई पूछ दे क्लासरूम क्या है, तो क्लासरूम वो जगह है जहां पे आपके पाए जाने का, स्टूडेंट्स के पाए जाने का संभावना ज्यादा है। लेकिन क्लासरूम में ही कुछ ऐसा स्पेस है जहां पे आप नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे अगर टेबल रखा रहता है, उसमें अगर ड्रॉअर होता है तो ड्रॉअर खोलेंगे तो आपको थोड़ी उसके अंदर दिखेगा, लेकिन वो तो क्लासरूम के अंदर का ही स्पेस है। तो वैसे ही नोड ऑर्बिटल के अंदर का ही वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। आपको ये याद रखना है केवल दो फॉर्मूला कि नोड दो प्रकार का है, एक है रेडियल नोड, एक है रेडियल नोड
एक है एंगुलर नोड। कोई भी ऑर्बिटल में ये दो प्रकार का नोड हो सकता है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये 1। और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है l। अगर टोटल नोड निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला है। आप चाहें तो रेडियल नोड निकाल लें, एंगुलर नोड निकाल लें, दोनों का वैल्यू को जोड़ दें। तो रेडियल नोड निकाल लें, एंगुलर नोड निकाल लें, दोनों के वैल्यू को जोड़ दें। और नहीं तो अगर फॉर्मूला लाना है तो रेडियल नोड का फॉर्मूला लिख लीजिए और एंगुलर नोड के फॉर्मूला को जोड़ दीजिए। अब ये प्लस l माइनस l खत्म हो गया तो फॉर्मूला हो गया n माइनस 1। ये हो गया टोटल नोड। जैसे एग्जाम में इस तरीके से पूछता है कि कैलकुलेट रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड इन 4p 3s 2p 2s। इन चारों में आपको रेडियल नोड भी निकालना है, एंगुलर नोड भी निकालना है, टोटल नोड भी निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हम आपको एक सिखा रहे हैं। जैसे 4p में अगर आपको रेडियल नोड निकालना है तो रेडियल नोड का फॉर्मूला बताएं n माइनस l माइनस 1। n कितना है तो जो आगे लगा रहता है n होता है। p के लिए l है 1, अब माइनस 1, 4 में से 2 गया तो रेडियल नोड कितना हो गया 2। अगर एंगुलर नोड निकालना है तो एंगुलर नोड है l, p का l होता है 1। अगर टोटल नोड निकालना है तो दोनों के वैल्यू को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 होगा। अब फॉर्मूला लगाना है तो n माइनस 1, n है 4, 4 में से 1 भी गया तो हो गया 3, 2 1 जोड़ते तब भी आता 3। ऐसे ही इसमें भी रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड निकालना है। अगर रेडियल नोड निकालना है तो n माइनस l माइनस 1, n है 3, l है s के लिए 0, 3 में से 1 गया तो 2। एंगुलर नोड निकालना है तो l, टोटल नोड निकालना है तो n माइनस 1, 3 माइनस 1 2। दिमाग में रखेंगे हमेशा रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1, n है 2, l है 1, तो रेडियल नोड हो गया 0। एंगुलर नोड हो गया l मतलब 1, टोटल नोड हो गया n माइनस 1, 2 माइनस 1 1। इसमें भी देखिए रेडियल नोड निकालना है तो n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1, ये हो गया 1। अगर एंगुलर नोड निकालना है तो l मतलब 0, टोटल नोड निकालना है तो n माइनस 1, 2 माइनस 1 1। तो नोड क्या है, कोई पूछे नोड क्या है तो नोड वो जगह है ऑर्बिटल में जहां पे इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 हो। ये दो प्रकार का होता है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। रेडियल नोड निकालने का ये फॉर्मूला, एंगुलर नोड निकालने का ये फॉर्मूला, टोटल नोड निकालने का ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के असाइनमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, जो पुराना असाइनमेंट दिया हुआ था उसमें कहीं कहीं एरर था तो उसको हटा दिया गया है, एरर को खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद असाइनमेंट सेक्शन आप अब चेक करते रहिएगा हर लेक्चर में। हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का विथ आंसर उसमें डाला जाए तो आप उसको भी नोट करते रहेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।